फोरेंसिक साइंस नाम सुनते ही सीएसआई और शर्लॉक जैसे शोज की याद आ जाती हैं, है ना? पर उसमें जो दिखाते हैं और जो असलियत है, उसमें कितना फर्क है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। हम सब ने देखा है टीवी पर कैसे जासूस पलक झपकते ही केस सुलझा देते हैं, पर क्या असल दुनिया में भी ये सब इतना ही आसान होता है? यही सवाल आज के हमारे इस विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। मतलब पर्दे की चकाचौंध और असली विज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है, और हम वही समझने वाले हैं। देखिए, टीवी पर फोरेंसिक्स का मतलब है इंस्टेंट रिजल्ट्स, एकदम हाईटेक गैजेट्स और हर चीज में 100% सर्टेनिटी। लेकिन असलियत वो बिल्कुल अलग है। असली फोरेंसिक साइंस एक बहुत बहुत ही बारीकी से होने वाला प्रोसेस है। ये ठोस वैज्ञानिक सिद्धांतों पर चलता है और यहाँ निश्चितता की कोई जगह नहीं है। सब कुछ संभावना यानी प्रोबेबिलिटी की भाषा में होता है। तो अगली बार जब टीवी पर किसी को एक बाल से तुरंत मैच मिलता दिखे तो याद रखिएगा, असल कहानी थोड़ी ज्यादा पेचीदा है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये फोरेंसिक साइंस है क्या? अगर इसकी किताबी परिभाषा देखें तो वो ये है: साइंटिफिक तरीकों और टेक्निक्स का इस्तेमाल उन मामलों में करना जिनकी जांच अदालत में चल रही है। मतलब साफ है, ये विज्ञान सीधा सीधा हमारे जस्टिस सिस्टम से जुड़ा है। इसका हर एक कदम कानूनी प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। अब देखिए, किसी भी क्राइम की साइंटिफिक जांच शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि कानून की नज़र में कोई चीज़ अपराध बनती कैसे है, क्योंकि फोरेंसिक साइंस का काम ही इन्हीं कानूनी बातों को साबित करना है। क्रिमिनल लॉ का एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत है जो एक लैटिन कहावत में छुपा है। ये कहता है, एक्टस रियस नॉन फासिट रेम निसी मेंसिट्रिया। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका सीधा सा मतलब है, सिर्फ कोई काम कर देने से कोई दोषी नहीं हो जाता जब तक कि उसका मन भी दोषी ना हो। और यही बात अपराध की जड़ है। तो इस सिद्धांत का पहला हिस्सा है एक्टस रियस यानी गिल्टी एक्ट या दोषी काम। ये किसी भी क्राइम का फिजिकल हिस्सा है, मतलब वो असली काम जो किया गया, जैसे कि चोरी करना या हमला करना, कोई भी गैर कानूनी काम। और फिर आता है दूसरा और उतना ही जरूरी हिस्सा मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड या दोषी मन। ये है उस काम के पीछे का इरादा। क्या वो काम जानबूझकर गलत इरादे से किया गया था? क्योंकि दोषी मन के बिना सिर्फ काम कर देना वो अपराध नहीं बनता। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति X किसी व्यक्ति Y को मारने के इरादे से गोली चलाता है। यहाँ पर दोषी मन मतलब इरादा और दोषी कृत्य मतलब गोली चलाना दोनों एक साथ मौजूद हैं। तो ये एक अपराध है। पर अब दूसरा सीन सोचिए। X का इरादा तो Y को मारने का है, पर उसकी गोली मिस हो जाती है। बाद में गलती से उसकी कार से Y की मौत हो जाती है। यहाँ इरादा और काम एक साथ नहीं हुए, इसलिए कानून की नज़र में ये वो पहले वाला अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि कानून अपराध को कैसे देखता है, तो चलिए अब उन वैज्ञानिक सिद्धांतों की तरफ बढ़ते हैं जो हर फोरेंसिक जांच की नींव होते हैं। ये वो नियम है जिन्हें कोई भी जांचकर्ता नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता। देखिए, फोरेंसिक साइंस जो है वो कुल मिलाकर छह बुनियादी सिद्धांतों पर टिका हुआ है, और यही सिद्धांत हैं जो सबूतों के एनालिसिस को एक साइंटिफिक बेस देते हैं। तो ये 6 सिद्धांत हैं। पहला, व्यक्तित्व का नियम। दूसरा, प्रगतिशील परिवर्तन का नियम। तीसरा है लॉकार्ड का विनिमय का नियम। चौथा, संभावना का नियम। और फिर आते हैं तुलना और विश्लेषण के सिद्धांत। चलिए इनमें से कुछ जरूरी सिद्धांतों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहला सिद्धांत है व्यक्तित्व का नियम या लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी। ये कहता है कि इस दुनिया में कोई भी दो चीजें, चाहे वो कुदरती हों या इंसानों ने बनाई हों, बिल्कुल एक जैसी नहीं हो सकती। सोचिए, एक ही मशीन से एक के बाद एक बने 2 प्रोडक्ट्स में भी इतने छोटे छोटे फर्क होते हैं जो उन्हें यूनिक बनाते हैं। फिंगरप्रिंट एनालिसिस का आधार भी यही सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत हमें वक्त की कीमत समझाता है। प्रगतिशील परिवर्तन का नियम ये कहता है कि हर चीज वक्त के साथ बदलती है, और क्राइम सीन पर मिले सबूत भी बदलते हैं। खून के धब्बे सूख जाते हैं, पैरों के निशान मिट जाते हैं, और इसीलिए किसी भी क्राइम सीन को जितनी जल्दी हो सके सिक्योर करना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। अब आते हैं चौथे नियम पर, और ये टीवी शोज की दुनिया से बिल्कुल अलग है। ये है संभावना का नियम। ये कहता है कि फोरेंसिक पहचान कभी भी 100% पक्की नहीं होती। साइंटिस्ट हमेशा संभावना की बात करते हैं। वो कहेंगे कि इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि ये फिंगरप्रिंट सस्पेक्ट का ही है।
ऐसा इसलिए क्योंकि ये साइंस ऑब्जर्वेशन पर आधारित है और हमेशा हमेशा एक अनदेखे अपवाद की गुंजाइश बनी रहती है। और आखिर के जो दो सिद्धांत हैं वो हमें प्रोसेस के बारे में बताते हैं। तुलना का सिद्धांत सीधा सा है, आप सेब की तुलना संतरे से नहीं कर सकते। मतलब तुलना करने के लिए एक सही कंट्रोल सैंपल होना बहुत जरूरी है। और विश्लेषण का सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि अगर सबूत इकट्ठा करते वक्त ही खराब हो गया, कंटामिनेट हो गया, तो उसका एनालिसिस किसी काम का नहीं है। चलिए अब बात करते हैं फोरेंसिक साइंस के शायद सबसे फेमस सिद्धांत की। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक असली केस स्टडी के जरिए, एक कहानी जो हमें इसके जनक डॉक्टर एडमंड लोकार्ड तक ले जाएगी। डॉक्टर एडमंड लोकार्ड, जिन्हें फ्रांस का शर्लॉक होम्स भी कहा जाता था, उन्होंने एक ऐसा क्रांतिकारी विचार दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उनका विनिमय का नियम या लॉ ऑफ एक्सचेंज कहता है कि जब भी कोई दो चीजें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो उनके बीच कुछ न कुछ चीजों का आदान प्रदान, एक्सचेंज जरूर होता है। मतलब हर संपर्क एक निशान छोड़ जाता है। और जानते हैं, यही निशान मिलकर फोरेंसिक लिंकेज ट्रायंगल बनाते हैं। इसमें 3 कोने हैं: पीड़ित, संदिग्ध और क्राइम सीन। सबूत हमेशा इन तीनों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। कोई भी अपराधी क्राइम सीन से अपने साथ कुछ ले जाता है और वहां पर अपना कुछ छोड़ जाता है। बस एक जांचकर्ता का काम इन्हीं छोटे छोटे निशानों को खोजना होता है। तो चलिए आपको 1912 के एक केस पर ले चलते हैं। मैरी लेटेल नाम की एक महिला की लाश मिलती है। शक सीधा उसके प्रेमी एमिल गॉर्बन पर जाता है, लेकिन उसके पास एक पक्की एलिबाई है। मतलब उसके दोस्त गवाही देते हैं कि वो तो उनके साथ ताश खेल रहा था। मामला लगभग बंद होने वाला था। लेकिन डॉक्टर लोकार्ड को कुछ खटक रहा था। उन्होंने गॉर्बिन को बुलाया और एक बहुत ही सिंपल सा काम किया। उन्होंने गॉर्बिन के नाखूनों के अंदर से मैल को खुरच कर निकाला। उनकी थ्योरी ये थी कि अगर गॉर्बिन ने गला घोटा है तो जाहिर है कि एक संघर्ष हुआ होगा और उस संघर्ष के निशान जरूर कहीं ना कहीं होंगे। और उनका शक बिल्कुल सही निकला। उन नाखूनों के अंदर से सिर्फ मैरी की त्वचा के कण ही नहीं मिले, बल्कि एक खास तरह का गुलाबी कॉस्मेटिक पाउडर भी मिला। और वो पाउडर सिर्फ और सिर्फ मैरी के मेकअप में ही इस्तेमाल होता था। ये एक सीधा सबूत था। संपर्क ने अपना निशान छोड़ दिया था। उस एक छोटे से लगभग न दिखने वाले सबूत ने गॉर्बिन की पूरी कहानी को तहस-नहस कर दिया। उसे हत्या का दोषी ठहराया गया। ये केस आज भी लोकार्ड के सिद्धांत की ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। तो आज हमने क्या देखा? यही कि असली फोरेंसिक विज्ञान टीवी ड्रामा से कहीं ज्यादा गहरा और सिद्धांतों पर चलने वाला है। पर यह हमें एक आखिरी और बहुत दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। सवाल यह है कि अगर विज्ञान सिर्फ संभावना बता सकता है, तो फिर एक अदालत किसी को संदेह से परे दोषी कैसे ठहराती है? साइंटिफिक प्रोबेबिलिटी और कानूनी सर्टेनिटी, इन दोनों के बीच का ये पुल आखिर बनता कैसे है? इस पर सोचिएगा जरूर।